जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग जल्दी से आ जाएं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है अपने। और अपना आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। कौन सा वह लोक भाषा काव्य है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अपना 22 से यहाँ पर शुरू किए हैं कि 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है जयमंक जसचंद्रिका या फिर राहुल बेल या फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर डोला मारूरा दुहा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है अपना यहाँ पर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, यानी कि डोला मारूरा दुहा आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी होगा राइट आंसर। ये जो है क्या है, 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य माना जाता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि शालीबद्ध सूरी की रचना का नाम है। बताइए क्या नाम है शालीबद्ध सूरी की रचना का। क्या नाम है, नेमिनाथ रास है या सुमतिगढ़ रास है या फिर भरतेश्वर बाहुबली रास है या फिर जयमंक जसचंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर यहाँ पर बताना है कि शालीबद्ध सूरी की रचना का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है और बिल्कुल सही यहाँ पर आपका सही आंसर है। 23 का राइट आंसर है, शालीबद्ध सूरी की जो रचना है वह कौन सी है, भरतेश्वर बाहुबली रास। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। शालीबद्ध सूरी की जो रचना है वह भरतेश्वर बाहुबली रास, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको जो है मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ इसको माना है, बिल्कुल सही। और इसकी जो रचना है 1188 में शालीबद्ध सूरी ने की थी। कब की थी, 1188 ईस्वी, 1184 ईस्वी में, 1184 ईस्वी दिया है, इसकी रचना हुई थी 1184 ईस्वी में। शालीबद्ध सूरी जी ने इसकी रचना की थी। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है कि पंच पांडव चरित रास के रचयिता माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। पंच पांडव चरित रास के रचयिता माने जाते हैं शालीबद्ध सूरी, नरपति नाल्य, आसगु या फिर दलपति विजय। तो यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है जो आपका, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर है, शालीबद्ध सूरी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। शालीबद्ध सूरी जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया है उनका सही आंसर है, शालीबद्ध सूरी होगा सही आंसर, बिल्कुल सही। पंच पांडव रास के जो रचयिता माने जाते हैं शालीबद्ध सूरी नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि हैं ये। और भरतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या पूछा है। तो देखिए कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है, पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि या फिर सरहपा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और बिल्कुल सही, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का वह विकल्प नंबर आपका सी यानी कि पतंजलि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। पतंजलि जिन्होंने विकल्प नंबर सी यहाँ पर बताया है उनका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए क्या है अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से यहाँ पर पूछा गया है कि अभट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है। अभट्ट भाषा से तात्पर्य बताना है ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश या ग्रामीण प्राकृत या परिनिष्ठित प्राकृत।
अवट्ट भाषा से तात्पर्य बताना है, क्या तात्पर्य है अवट्ट भाषा से। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका जो सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है वह सही आंसर है। अवट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। ग्रामीण अपभ्रंश विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अवट्ट जो है शब्द का प्राकृतिक रूप है, इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी इसको कहते हैं। और यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दिया गया है। देखिए कि अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। अभट्ट में बताना है, अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है, बताइए। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 का जो सही आंसर है वह क्या है। अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर शिक्षा मिलता है, तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है, तो शिक्षा आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कबीर, सरहपाद या फिर सूरदास या विद्यापति, बताइए। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार, हाँ, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। सरहपाद आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है, बिल्कुल सही। और देखिए, राहुल सानकृत्य ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनका मूल नाम जो था शालिभद्र था। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, तो देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 ये दिया, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो किन्होंने माना है ये आपको यहाँ पर बताना है, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो हिंदी के किस साहित्य इतिहासकार के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। 29 का विकल्प नंबर आपका एक यहाँ पर सही आंसर है, गणपति चंद्रगुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गणपति चंद्रगुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिद्धों का प्रथम कवि है, तो सरहपा है या गुंडरिपा है, कंडपा है या शेरपा है, तो ये आपके 4 विकल्प हैं। सिद्धों का प्रथम कवि है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है, सरहपा, बिल्कुल सही। सिद्धों का प्रथम कवि है सरहपा, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है कि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सानकृत्यायन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2010 में ये पूछा गया है आपका पीजीटी में कि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताया है कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, राहुल सानकृत्यायन, विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताए हैं, हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना है राहुल सानकृत्यायन ने। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं। देखिए, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि, ये जो क्वेश्चन है फिर से डबल हो गया है, सरहपा को इन्होंने प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, ये भी क्वेश्चन डबल हो गया है, सरहपा है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 34 यहाँ पर दिया गया है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो किसने माना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 34 और 34 का सही आंसर क्या होगा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि
माना है, रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सानकृत्यायन ने। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सहजयान के प्रवर्तक हैं कौन है? सहजयान के प्रवर्तक आपके लिए बताना है, सरहपा है, सबरपा है, या लुइपा है, या कंडपा है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 35 है और 35 का सही आंसर बताना है। तो 35 का बिल्कुल सही जो आपका सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर 35 का विकल्प नंबर 1 यानी कि सरहपा। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहपा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है अपना ये। क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 का सही आंसर बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी, साहित्यिक अपभ्रंश या प्राकृतिक भाष अपभ्रंश या परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 पुरानी हिंदी कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी विकल्प नंबर ए बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर पूछा है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सभी लोग बताएंगे कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 37 और इसका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 37 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 38 क्या पूछा है? तो देखिए, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? चतुरसेन शास्त्री, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान है जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरहपाद को, स्वयंभू को, राजा मुंज को या पुष्पदंत को? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। राजा मुंज आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, शालिभद्र सूरी को, धनपाल को या स्वयंभू को? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताना है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, यहाँ पर सभी के लिए पता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वयंभू आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अब भी पढ़ा, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताना है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे?
तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ये जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, आपसे घुमाकर पूछा गया है और स्वयंभू आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। 42 का राइट आंसर बी है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। स्वयंभू की कृति का नाम बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पद्म पुराण है, महापुराण है या पहाड़ दोहा है, पयुम चरियु है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 है और 43 का सही आंसर बताना है। स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर। स्वयंभू की कृति का नाम है वह है, क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर है पयुम चरियु। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाएं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और पयुम चरियु किसकी रचना है ये आपको बताना है। पयुम चरियु किसकी रचना है? तो आप भी पढ़ा कि पयुम चरियु जो रचना है ये स्वयंभू की मानी जाती है। ये क्वेश्चन इसमें जो है कोई क्वेश्चन आपके यहाँ पर डबल हो गए हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? वह ग्रंथ आपको बताना है, वह कौन सा वह ग्रंथ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बताना है वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें यह लिखा कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का। विकल्प नंबर आपका राइट आंसर है 45 का यहाँ पर डी, यानी कि पयुम चरियु। पयुम चरियु आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। पयुम चरियु जो है स्वयंभू कृत एक चरित्र का माना जाता है, यह 5 खंडों में विभक्त है। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है 46। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है, बताइए। लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है, वह ग्रंथ आपको बताना है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? लौकिक चरित्र काव्य कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 है और 46 का बिल्कुल सही राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1, यानी कि भविष्यत कहा आपका सही आंसर है। भविष्यत कहा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 47, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? सभी लोग बताएंगे अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है, बताइए। शालीबद्ध सूरी या कनकामर या फिर पुष्पदंत या धनपाल? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका जो सही आंसर है अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है, तो आपका सही आंसर है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, यानी कि पुष्पदंत। पुष्पदंत आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पुष्पदंत जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जय कुमार चरियु, जसहर चरियु, पयुम चरियु? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, जो पुष्पदंत जी की रचना नहीं है वह कौन सी नहीं है? पयुम चरियु आपका सही आंसर होगा। पयुम चरियु ये पुष्पदंत जी की रचना नहीं है, बिल्कुल सही राइट आंसर है, स्वयंभू की रचना मानी जाती है पयुम चरियु। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 49 है, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? देखिए अब स्वयंभू कवि की नहीं बताना है, कौन सी नहीं है, सभी लोग बताएंगे। पयुम चरियु है, स्वयंभू छंद है, ऋटणेमी चरियु है या महापुराण है? क्वेश्चन नंबर 49 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 49 का। विकल्प नंबर डी महापुराण आपका सही आंसर है। महापुराण जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर होगा, महापुराण राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 50 है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं, कौन से वह कवि हैं, बताइए। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, महत्वपूर्ण है। और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही, 50 का विकल्प नंबर 1 अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो, और बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अमीर खुसरो की रचनाओं की बात करें, खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल इनकी रचनाएं हैं। और यहाँ पर पूछा है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है?
खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले जो कवि है वह कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है ये आपसे। क्वेश्चन नंबर 51 और 51 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर अमीर खुसरो। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 पूछा मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो वह कवि कौन थे? वह कवि आपको यहाँ पर बताना है वह कौन से कवि थे जिन्होंने सर्वप्रथम मुकरियां लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है वह कवि कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य बताना है। क्या उद्देश्य था अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 53 और 53 का जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर। बिल्कुल सही, 53 का आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, ये जो है आपका सही आंसर है। यह इनकी पहेलियां और मुकरियां का उद्देश्य था अमीर खुसरो की। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? क्वेश्चन नंबर 54 का सभी लोग आंसर बताइए। शिलांकित कृति कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 54 है और 54 का बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है 54 का सही आंसर होगा राउल बेल। राउल बेल बिल्कुल सही आंसर बताया है आप लोगों ने। शिलांकित कृति मानी जाती है राउल बेल। और तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही राइट आंसर है। शिलांकित कृति है गद्य पद्य मिश्र चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति मानी जाती है और इसकी रचना राहुल नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई थी इसकी रचना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर राहुल बेल किस तरह की रचना है? तो अब भी पढ़ापन ने राहुल बेल जो है गद्य पद्य मिश्र चंपू काव्य है राहुल बेल। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है। कौन सी निम्न यहाँ पर बताएं निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? बताइए। व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, ये पूछा है आपसे यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर बताना है। तो व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57। क्या दिया गया है देखिए। उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है, यह ग्रंथ है महाकाव्य माना जाता है, छंद माना जाता है या गद्य काव्य या व्याकरण? उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है तो क्या माना जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 है और 57 का बिल्कुल सही राइट आंसर है। उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ माना जाता है, क्या माना जाता है? व्याकरण। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। व्याकरण जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका पीजीटी में। और यहाँ पर कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। तो अब भी पढ़ापन ने जो यहाँ पर पूछा कि कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये क्वेश्चन कोई कोई यहाँ पर डबल हो चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर पूछा है इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है, ये आपको बताना है। कौन सी भाषा आदिकाल की है बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 का सभी लोग आंसर बताइए। कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 59 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आदिकाल की भाषा है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। और यहाँ पर बहुत बढ़िया विकल्प नंबर यहाँ पर देखिए। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था। और यहाँ पर हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका जो है डिंगल पिंगल सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। डिंगल पिंगल होगा राइट आंसर। कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो डिंगल पिंगल आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है?
तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, तो बताइए रासो ग्रंथ जो हैं यहाँ पर किस भाषा में लिखे गए थे, खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रजभाषा में या डिंगल पिंगल में, तो बताइए। हाँ बिल्कुल, गलत दिया था बिल्कुल। तो रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे ये बताना है आपके लिए यहाँ पर। तो सही आंसर, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है आप लोगों ने कि 60 का जो राइट आंसर है वह है आपका सही आंसर विकल्प नंबर डी, यानी कि डिंगल पिंगल आपका सही आंसर है। डिंगल पिंगल शैलियों में लिखे गए थे रासो ग्रंथ। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर बताना है। क्या होगा 61 का सही आंसर? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, चार विकल्प भी दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 61 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, तो रासो साहित्य का दूसरा नाम क्या है, चारण साहित्य, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है अपना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर कौन 84 सिद्धों में नहीं है, विरूपा, सारंगधर, कंडपा या कुकृपा, ये आपके चार विकल्प दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 62 है और 84 सिद्धों में नहीं पूछा है तो सारंगधर आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। सारंगधर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछा गया है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 में आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, इस प्रकार का जो है इसमें साहित्य लिखा जा रहा था आदिकाल में। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 64 कि वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है। देखिए नहीं यहाँ पर भी आपसे पूछा है कि वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताया है कि कृष्ण लीलाओं का प्रतिपादन जो है इस विषय का इसमें वर्णन नहीं किया गया है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अपना 65 क्या पूछा है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन का ने क्या नाम दिया है, ये बताना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को, ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 65 का आपका। बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर सही आंसर बता रहे हैं कि चारणकाल नाम दिया है, तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, चारणकाल जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर आपका 66 यहाँ पर क्या पूछा है देख लेते हैं कि बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है, वह शैली आपके लिए बताना है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है, और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 का वह है विकल्प नंबर सी, यानी कि गेय शैली। गेय शैली आपका यहाँ पर सही आंसर है। गेय शैली जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। गेय शैली सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। बीसल देव रासों की रचयिता कौन माने जाते हैं, चंद्रबरदाई, नरपति नाल्य, जगनेक या स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 67 है, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लें। यहाँ पर जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। और बीसल देव रासों की रचयिता पूछा है, तो रचयिता की बात करें तो नरपति नाल्य आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, नरपति नाल्य राइट आंसर है, बिल्कुल सही। बीसल देव रासों की रचयिता नरपति नाल्य हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में
कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? ये आपको क्वेश्चन नंबर 69 में बताना है। क्या होगा 69 का सही आंसर? बताइए। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, बीसल देव रासो आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर सही आंसर बताए हैं कि बीसल देव रासो आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल्य वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? तो किस रासो काव्य का, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर बताना है कि किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? तो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि बीसल देव रासो आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। 70 का सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर पूछा गया है कि देखिए राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गए थे, ये बताना है। बताइए। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 71 और 71 का बिल्कुल सही राइट आंसर है कि राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गए थे? तो आपका सही आंसर है उड़ीसा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, उड़ीसा जिन्होंने बताया है उड़ीसा उनका यहाँ पर सही आंसर है। और बीसल देव रासों में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के जो चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है और बीसलदेव रासों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 72 है अपना, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है कि किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा रासो ग्रंथ है जिसको आला खंड के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 का आपका सही आंसर है, हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, जगनिक का परमाल रासो। इसको जो है आला खंड के नाम से जाना जाता है, परमाल रासो को आला खंड के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? ये बताना है। उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 है, महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर क्या होगा ये आप बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें, बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं। और आपका सही आंसर है परमाल रासो। उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से जाना कौन सा काव्य जाना जाता है? तो परमाल रासो, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। आला और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? आला और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि आपको बताना है, वह कौन से कवि हैं? और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 का विकल्प नंबर सी यानी कि जगनिक। जगनिक ने वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं आला और ऊदल के चरित्र को। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन डबल हो गया, परमाल रासो सही आंसर है। अब भी पढ़ा था अपन ने, देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो है डबल हो गया है। और देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम बताना है। तो परमाल रासो काव्य कृति के कवि कौन है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 77 में। और 77 का आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, परमाल रासो काव्य कृति के जो कवि हैं वह कौन है? तो सही आंसर है जगनिक। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, जगनिक जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है, आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासो में, कुमार रासो में, पृथ्वीराज रासो में, हमीर रासो में। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है सही आंसर होगा, परमाल रासो में आला ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का इसमें वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, कवि जगनिक की रचना का नाम बताना है। क्या रचना, इनकी कौन सी रचना है? अब भी पढ़ा था। और
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 है, 79 का आंसर बताइए। बिल्कुल सही राइट आंसर है, आलाखंड जो है जगनिक की रचना है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर दिया गया है, देखिए परमाल रासो के लेखक कौन है। परमाल रासो के लेखक हैं, एक क्वेश्चन कोई कोई यहाँ पर डबल हो गए हैं और यहाँ पर सही आंसर है जगनिक, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 पूछा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये जो है किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 81 में। 81 में आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर, किस विधा की रचना है। तो हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 81 का जो राइट आंसर है वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। आल्हा आपका सही आंसर है, आलय होगा सही आंसर, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है, क्या नाम है ये आपको बताना है, तो बताइए। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर बताना है और बिल्कुल सही आंसर बताया है क्वेश्चन नंबर 82 का, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, पृथ्वीराज रासो। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर दिया गया है, देखिए पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछा है और इसका जो सही आंसर है क्या है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है और इसके जो रचयिता माने जाते हैं वह चंद बरदाई माने जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद बरदाई हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डबल यहाँ पर हो गए हैं। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 36 का आंसर, सॉरी 86वां क्वेश्चन है और 86 का आंसर बताना है क्या होगा राइट आंसर। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे, ये बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि ये दरबारी कवि थे किसके, महाराज पृथ्वीराज चौहान, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर होगा, डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। ये जो क्वेश्चन है आपके कोई कोई क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है, कामायनी, साकेत, रामचरितमानस या पृथ्वीराज रासो को। तो बिल्कुल सही आंसर है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है और विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताए हैं कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको जो है क्या पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो डायरेक्ट देख लेते हैं जो सम्मिलित किए गए हैं। देखिए सही सम्मिलित इस प्रकार किए गए हैं, बीसल देव रासो, नरपति नाल्य और पृथ्वीराज रासो इसके हो जाएंगे चंद बरदाई, परमाल रासो के कौन हो जाएंगे, जगनिक हो जाएंगे और खुमाण रासो के हो जाएंगे दलपति विजय। इस प्रकार जो है यहाँ पर सही सम्मिलित किए हुए हैं वह है आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, खुमाण रासो के रचयिता कौन है। खुमाण रासो के रचयिता कौन है, तो बिल्कुल सही, अब भी देखा यहाँ पर खुमाण रासो के जो रचयिता हैं वह दलपति विजय हैं, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, जैन साहित्य, सिख साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, क्या उपलब्ध नहीं है आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में।
तो बिल्कुल सही राइट आंसर है सिख साहित्य। विकल्प नंबर जो सी है वह सही आंसर है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। सिख साहित्य आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था। ये आपको बताना है कि संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का जो वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किया है वह किसने किया है। तो बिल्कुल सही आंसर बताया है यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? बी यानी कि रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा है अपन से 93वां क्वेश्चन पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है क्या है इसकी समय सीमा। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 93 और बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर। विकल्प नंबर 1 विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक जो है विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है, बताइए। वीरगाथा काल की रचना नहीं है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 94 में। और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 94 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर बताया है भक्तमाल। भक्तमाल ये जो है वीरगाथा काल की रचना नहीं है। बिल्कुल सही आंसर बताया है। नावादास भक्ति काल के कवि थे, इनकी रचना भक्तमाल है। और जो है अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा है। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। आदिकाल का कवि नहीं है। चंद्रवरदाई, नावादास, जगनिक, दलपति विजय। कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है ये पूछा है आपसे। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है यहाँ पर। कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है तो नावादास जी जो हैं ये आदिकाल के कवि नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने ही बताया है उनका सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अपना। तो इस प्रकार जो है आज के वीडियो में बस इतने ही। आगे के जो क्वेश्चन है वह कल की क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पर वीडियो को लाइक किया है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें। बीनू जी, बीरन जी, प्रिया जी, आस्था जी और राजन जी, मोहित जी, अर्शदीप जी, लवली ठाकुर जी और राम मूरत जी, अनीता जी, सुनीता जी, बीनू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा गिल जी, प्रमोद जी और विजय लक्ष्मी जी, स्वतंत्र गुप्त, फ्रीडम जी, संगीता जी और पलक जी, अनिल जी, गीता जी, प्रियंका जी, राजीव जी, विनोद जी, लाले यादव जी, मोहित जी, उदय जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। कामिनी जी, श्याम जी, राजीव पाल जी, शिल्पी जी, आदेश जी, प्रियंका सिंह जी और पूजा वर्मा जी, पीयूष जी, विनोद जी, नीलम जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए शुभ रात्रि। सभी के लिए